मैं अंत में अपनी बात खत्म करने से पहले मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। और मुझे याद है जब पिछली बार चीन से सवाल खड़ा हुआ था, ये सरकार पता नहीं कैसा फैसला लेती है। और मैं अभी विदेश मंत्री जी को जब सुन रहा था तो विदेश मंत्री जी ये कह रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हम पुल अच्छे बना रहे हैं, हम सड़कें अच्छी बना रहे हैं, हम ब्रिजेस अच्छे बना रहे हैं। क्या ये सच्चाई है कि जिस तरह का चीन अपने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, क्या उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन रहा है? इसका जवाब जरूर सरकार दे। वहीं जहां हमारे डिफेंस को स्ट्रेंथन जितना हम करेंगे उतनी हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी। ये जो बजट लगातार कम होता चला जा रहा है, इस बजट को बढ़ाना चाहिए और कम से कम जीडीपी का 3% बजट डिफेंस का होना चाहिए। और जो बजट डिफेंस का हो वो नॉन लैप्सेबल हो, मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड हो जिससे कि लैप्स ना करे और हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगातार चलता रहे। जो हमें कई बार आश्वासन मिलता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, आखिरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हमें वर्षों क्यों इंतज़ार करना पड़ता है? आखिरकार इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है हमारा, वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट आखिरकार क्यों नहीं होता है? जहां सरकार समय समय पर डिफेंस एक्सपो के नाम पर न केवल भारत बल्कि दुनिया से ये कहती है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। आखिरकार डिफेंस एक्सपो के इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम के बाद कितना डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है? और साथ ही साथ जब आत्मनिर्भर की बात हो तो हमारे देश की अपनी रक्षा करने के लिए हमारे अपने लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? यह सरकार इतना क्यों नहीं जोखिम उठा रही कि हम खुद तैयार हों उन चीज़ों को बनाने के लिए? इसलिए मैं एक बार फिर ये कहता हूं कि जहां पर सेना ने बहुत बहादुरी के साथ अपने पराक्रम के साथ पराक्रम, वीरता और अदम्य शौर्य की जो उन्होंने परिचय दिया, उसके लिए फौज को मैं बधाई देता हूं। लेकिन अभी जब मैं सुन रहा था ये जो अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? क्या हाल है अध्यक्ष जी का। आदरणीय अध्यक्ष जी,
आदरणीय अध्यक्ष जी, शास्त्रों में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होते हैं तभी वहां शास्त्र की, ज्ञान की चर्चाएं जन्म ले पाती है। जब सीमा पर सेनाएं मजबूत होती है तभी लोकतंत्र प्रखर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर बीते दशक में भारत की सेना के सशक्तिकरण का एक साक्षात प्रमाण है। ऐसे ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के शासन के दौरान सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सोचा तक नहीं जाता था। आज भी आत्मनिर्भर शब्द की मजाक उड़ाई जाती है। वैसे वो महात्मा गांधी से आया हुआ है, लेकिन आज भी मजाक उड़ाई जाती है। हर रक्षा सौदे में कांग्रेस अपने मौके खोजती रहती थी। छोटे छोटे हथियारों को लिए विदेशों पर निर्भरता, ये इनका कार्यकाल रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरा तक नहीं होते थे। और लंबा लिस्ट है, जीप से शुरू होता है, बफो, हेलीकॉप्टर, हर चीज के साथ घोटाला जुड़ा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सेनाओं को आधुनिक हथियारों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। आजादी के पहले, और इतिहास गवाह, एक जमाना था जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत का आवाज सुनाई देती थी। जिस समय तलवारों से लड़ा जाता था ना, तब भी तलवारें भारत की श्रेष्ठ मानी जाती थी। हम डिफेंस के इक्विपमेंट में आगे थे। लेकिन आजादी के बाद जो एक मजबूत डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हमारा दायरा था, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम था, उसको सोच समझ करके तबाह कर दिया गया, उसको दुर्बल किया गया।